और मैंने अराउंड 6 मंथ ही मैंने तैयारी किया होगा और सिंगल अटेम्प्ट मेरा क्लियर हो गया स्टेट पीएससी एग्जाम और मैं डीएसपी बन गई। ऐसे आंख बंद करके भी आई यूज्ड टू इमेजिन कि मैं यूनिफॉर्म में कैसी लगूंगी। वाह। एक ऑफिस वर्क वाला चाहिए रहता है कि 10 to 5 वाले जॉब वाले रहते हैं जी। वो अगर मेरी जॉब को देखेंगे तो उनको लगता होगा कि बहुत सारी दिक्कतें हैं। शादी थी तो अकेले जाओ, 20 किलोमीटर दूर मेरा कॉलेज था, तो आता है ना कि लड़की को छोड़ दियो, दिन भर कहाँ घूम रही है पता ही नहीं है। तो ऐसे थिंकिंग पेरेंट्स को भी सुनने को आता था, लेकिन उन्हें हम पे ट्रस्ट था कि ये जो कर रही है वो सही कर रही है। तो महिलाओं को ना खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर आप सही हो ना तो दुनिया क्या बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फियर खत्म ना हो, इसलिए हम एक्शन भी तुरंत ले लेते हैं फिर। जी। किसी का अपना टैलेंट होता है Actually, तो आप हाँ। अपने टैलेंट को दिखाओ, दुनिया देखने के लिए रेडी है। ओके, द वन क्वेश्चन वाज कि ललिता मेहर मैम का नहीं लिया क्या? नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत हम ओजस्विनी की एक और कड़ी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम ओजस्विनी में हर हफ्ते एक नई कहानी, एक नई ओजस्विनी को आपके लिए लेकर आते हैं एक नई प्रेरणा के साथ। तो आज हमारे बीच एक विशेष गेस्ट है, मिस ललिता मेहर मैडम। मैडम के बारे में बता दूं कि मैडम डीएसपी हैं और मैडम इट्स माय ऑनर एंड प्लेजर टू टेकिंग योर इंटरव्यू। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। दर्शकों, जैसा कि मैम के बारे में बताया, मैडम डीएसपी है, तो मैडम से हम जानेंगे कैसे रही उनकी ये पीएससी वाली स्ट्रगल्स और कैसे स्ट्रगल्स के थ्रू मैम पहुंची यहाँ तक। तो मैम अगेन वेलकमिंग टू माय शो। मैम सबसे पहला मेरा ये सवाल ये होगा कि कैसे आपके मन में आया कि नहीं मुझे पीएससी करना है, और थोड़ा सा आपके बारे में हमारे दर्शकों के लिए। जी। नमस्कार आप सभी को। और ऐसा नहीं था कि बचपन से ही मैं सीजीपीएससी का एग्जाम दूंगी और डीएसपी बनूंगी, ये मेरी सोच रही हो। ओके। और इवन पुलिस यूनिफॉर्म हर किसी को अच्छा लगता है, हाँ। भले ही हम उस फील्ड में जाएं या न जाएं, एक लेडी पुलिस को देख के तो और अच्छा लगता है, जैसे मुझे खुद लगता था। इवन एक कांस्टेबल को भी देख के भी मुझे लगता था वाह पुलिस है, क्योंकि हम लोग को उस समय रैंक का पता भी नहीं था जी। और मैंने तो मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है उसमें मैंने स्कूलिंग के बाद इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो मेरे मन में भी नहीं था कि पुलिस नॉन टेक्निकल फील्ड में जाना है। तो ऐसे ही इंजीनियरिंग किया तो आगे सॉफ्टवेयर फील्ड में जाऊं, ये मेरी थिंकिंग थी। फिर धीरे से ऐसा हुआ कि छत्तीसगढ़ में मुझे लगा कि यहाँ पे नॉन टेक्निकल फील्ड के लिए ज्यादा स्कोप है, जैसे गवर्नमेंट जॉब का यहाँ पे वेटेज ज्यादा लगा मुझे, और घर वालों को भी गवर्नमेंट जॉब पसंद था। फिर मैंने रेवेन्यू इंस्पेक्टर का एग्जाम क्लियर किया था। ओके। तो मैं उसमें सर्विस दे रही थी एज एन आरआई। फिर तभी उस जॉब में रहते हुए क्या मेरे जो कलीग्स थे उन लोगों ने, कई लोगों ने सीजीपीएससी का एग्जाम दिया था। तो मुझे पता चला अच्छा सीजीपीएससी का कुछ एग्जाम होता है। फिर मेरे को उसमें से पता चला कि अच्छा उसमें डीएसपी है, डिप्टी कलेक्टर जैसे पोस्ट है, तो मेरे को एकदम लगा अच्छा। और एक कौन सी एज की बात है मैम जब आपको पता लगा कि ऐसा कुछ होता है? अराउंड 25 के आसपास का है। ओके ओके। तो उस समय फिर अच्छा इस एग्जाम को देके मैं डीएसपी बन सकती हूँ, ये थिंकिंग मेरी फर्स्ट टाइम उसी समय आई। और उसमें से कई लोगों ने उस एग्जाम को दिया, मैं देख रही थी वो लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे थे। मैं आरआई जो दी, मैंने सिर्फ एक एग्जाम दिया, क्लियर हुआ, मतलब एक ऑब्जेक्टिव वाला, सिंगल अटेम्प्ट। हाँ सिंगल अटेम्प्ट, और वो ऑब्जेक्टिव वाला था। तो सीधा मतलब एग्जाम दी और सीधा सिलेक्शन हो गया था। फिर इससे मुझे पता चला कि अच्छा से प्रीलिम्स भी होता है, मेंस भी होता है, इंटरव्यू होता है, 3 चरण होते हैं, और कई लोग तीनों चरणों तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो मैं देखी जो हमारे बैच वाले थे उसमें से एक वो डीएसपी बनना चाहती थी, बट उसको मिला अकाउंट ऑफिसर का पोस्ट मिला। तो फिर एक जब हम लोग बताने गए एक ऑफिसर को, तो वो उन्होंने समझा कि मैंने दिया है। फिर मुझे बोले तू डीएसपी बनी है? तो फर्स्ट टाइम दैट वाज द मोमेंट कि मेरे को क्लिक किया कि हाँ डीएसपी मैं भी बन सकती हूँ। एंड देन आई स्टार्टेड टू, मतलब सीजीपीएससी का मैंने स्टार्ट किया तैयारी करना, और मैंने अराउंड 6 मंथ ही मैंने तैयारी किया होगा और सिंगल अटेम्प्ट मेरा क्लियर हो गया स्टेट पीएससी एग्जाम और मैं डीएसपी बन गई। तो मैम मैंने भी इंजीनियरिंग किया है, और मैं तो आपसे सीनियर हूँ एज वाइज। तो जब मुझे पता लगा था कि पीएससी के बारे में, तो उसका ना एक मैं कहूँगी कि एक टैबू जैसा था कि इट्स वेरी टफ, ये 3 बार में नहीं क्लियर होता है, 3 स्टेप्स होते हैं इसको, इट्स वेरी टफ। अर्चना, तो कहीं ना कहीं जैसा आप सोच रही थी कि मैं एमबीए में चली जाऊंगी या जॉब में चली जाऊंगी, वैसे ही मैंने भी अपना करियर प्लान आउट किया। आई डिड एमबीए और फिर मैं
तो जो वो पॉइंट होता है, आप इतनी जैसे नॉर्मली बोल रही हैं कि मैंने तो 6 महीने तैयारी की और हो गया, तो मैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगी जो जो मैंने बताया कि टैबू आज भी है वो टैबू, तो इवन कैसे हुआ वो मैम बताइए जी। आप यू वोंट बिलीव कि लोग मुझे कमेंट में लिखते हैं मैम हो ही नहीं सकता आप 6 महीने में निकाले हो। ओके। बट एक्चुअली ये फैक्ट है। और सिंगल अटेम्प्ट आपने पीएससी निकाला मैम? हाँ सिंगल अटेम्प्ट। ओके। आप सही बोलो, जब मैं भी फर्स्ट टाइम ऐसे लोगों को बोल रही थी कि 6 मंथ में क्लियर हुआ, कोई यकीन नहीं करता था। तो एक्चुअल में हुआ यही कि जब मेरा यहाँ से ट्रांसफर हुआ तो फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, अब मैं अगर डायरेक्ट एग्जाम देके किसी जगह पे जा सकती हूँ तो आई शुड ट्राई, एक अटेम्प्ट तो देना चाहिए। और मुझे गाइडेंस भी अच्छा मिला। बिना गाइडेंस के आप कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा रहता ना कि मैं किसी का नहीं सुनूंगी, अपने से तैयारी करूंगी, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो मैंने प्रीलिम्स दिया। प्रीलिम्स जैसे ही मैंने दिया, क्योंकि नवंबर दिसंबर में तैयारी शुरू किया, तो फरवरी में हमारा प्रीलिम्स था। प्रीलिम्स देते मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरा तो प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है। और मेंस में क्या पढ़ना है इवन मुझे सिलेबस तक नहीं पता था। आपने रायपुर से तैयारी की मैम? नहीं, एक्चुअली उस समय अंबिकापुर में मैंने प्रीलिम्स तो मैंने सेल्फ स्टडी किया था। मेरे एक फ्रेंड थे, वो मुझे गाइड करते थे। और उसके बाद फिर अब मेंस के लिए लगा कि नहीं यार, अगर मुझे क्लियर करना तो मुझे कोई कोचिंग सेंटर जाना चाहिए ताकि सही गाइडेंस मिले, कम टाइम पे बहुत अच्छी तैयारी कर सकूं। अंबिकापुर से किया आपने? अंबिकापुर में थी प्रीलिम्स के टाइम, फिर मैं बिलासपुर आ गई। फिर वहां पे मैंने कोचिंग ज्वाइन किया। 2 to 3 मंथ्स के अराउंड का होगा। फिर मई में हमारा मेंस था, तो मई में फिर मैंने मेंस एग्जाम दे दिया। और फिर मेंस के बाद फिर और मैंने कोई तैयारी ही नहीं किया, क्योंकि मेरे को रिजल्ट से लगा था कि कुछ मेरे को तो मिलेगा। बट जब रिजल्ट आती है तो लगता है ना कि डीएसपी मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ भी पोस्ट मिल जाए, कम से कम इतना जो मैंने तैयारी किया था थोड़ा किसी को बोल पाऊँ कि हाँ एक्चुअली मैंने तैयारी किया और हो गया। तो जब रिजल्ट आया तो भी बहुत खुशी हुई। और मैं बताऊं, ऐसा नहीं है कि आप 1 साल पढ़ो तो ही होगा या 2 साल पढ़ो तो ही होगा। प्रीलिम्स के लिए 1 साल दे दो, फिर मेंस के लिए 1 साल दो, या शुरू से कोचिंग करो, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। अगर सही गाइडेंस मिला और आपने तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ा, इवन आपको जैसे 24 घंटे मिलते हैं डे के, उसमें आप अपनी जो पर्सनल चीजें जो करना एकदम कंपलसरी होता है, इंसान खाएगा सोएगा ये जरूरी है, इसके अलावा जो भी टाइम मुझे मिलता था मैं अपने पढ़ाई पे देती थी। हाँ, और एक स्मार्ट वर्क होता है कि आप नोट्स बना रहे हो तो किसका नोट्स बना रहे हो, आप पढ़ रहे हो तो रिवीजन कितने देर में कर रहे हो, तो सारी चीजें जो जरूरी होती है ना वो सारी चीजें मैंने कवर किया। सिलेबस तो मैं ऐसे लिख के अपने टेबल पे रखती थी। सिलेबस देखते रहूं कि ये टॉपिक मेरा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजों को मैंने ध्यान दिया ना, तो मेरा 6 महीने में हो गया। तो जो भी स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहे हैं, आप अगर अपनी रणनीति अच्छी बनाएंगे कि आपको सही टाइम पे क्लियर करना है, और ये मान के चलिए कि एक ही बार देना है। स्टेट पीएससी में जो सिलेबस है उसको दोबारा पढ़ना, जो लोग पढ़ते हैं कई सारे अटेम्प्ट देते हैं, सैल्यूट है उनको कि उतना वो डेडिकेशन से पढ़ लेते हैं। मुझे लगता था कि मैं दोबारा उतना फिर से नहीं पढ़ पाऊंगी उस डेडिकेशन के साथ। तो ये था कि यही मेरा आखिरी चांस है, और ऐसे ही लिया। आप भी ऐसे मान के चले, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मतलब राइट फोकस एंड राइट डायरेक्शन, दैट इज द रेसिपी। या और बहुत अच्छा लग रहा है मैम आपसे बात करके, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी पीएससी वालों से बात की, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत ऐसा होता है, बहुत मतलब वो सुन के ही ऐसा लगता है कि वो एक नेगेटिव हम मोड पे चले जाते हैं कि इतना समय दे पाएंगे कि नहीं। तो मैम जैसे पीएससी में तो बहुत सारी पोजीशंस होती हैं, और एक पुलिस विभाग में जाना तो एक चैलेंजिंग है फॉर अ वुमेन। तो ये आपके दिमाग में कैसे आया कि नहीं, आई वांट टू गो फॉर अ पुलिस और मुझे इसी रैंकिंग में जाना है? सो फोकस्ड और बिल्कुल आपका एम क्लियर था। जैसे मैंने पहले ही बोला ना कि जो सर ने मेरे फ्रेंड को बोल दिया था कि तू डीएसपी बन रही है क्या, सब पूछा, वो क्लिक कर गया था कि डीएसपी। और यूनिफॉर्म, उसके बाद जब मैं एग्जाम की तैयारी भी करती थी ना, तो कई बार होता था मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो उस समय ना मैं ऐसे आंख बंद करके भी आई यूज्ड टू इमेजिन कि मैं यूनिफॉर्म में कैसी लगूंगी। Wow, you look stunning, you look glamorous, and I think uniform is the best outfit for a woman. You know, it's a proud. हाँ, लोगों को यकीन नहीं होगा, मैं सच में दिन में सपने देखे थे मैंने। आंख बंद करके भी सपने देखे थे, आंख खोल के भी, कि कैसे दिखूंगी, घर वालों के पास जाऊंगे तो कैसी लगूंगी, जब वो गाड़ी में घूमेंगे पेरेंट्स को घुमाएंगे तो कैसे लगेंगे।
डेफिनेटली लोग इंटरव्यूज में भी बोलते हैं कि नहीं यार मुझे सोशल वर्क करना था, मुझे पब्लिक की डायरेक्ट हेल्प करनी थी, ये सारे रीजंस हैं। यस। पर जो फर्स्ट है ना, वो तो मैं डिप्टी कलेक्टर बन के भी कर सकती थी लोगों की सेवा, पर पुलिस में आने के बाद ना वो अलग फील होता है। और ये तो मेरा जॉब में आने के पहले का था कि मेरे को यूनिफॉर्म सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे थी। पर आने के बाद मैं बताऊं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जो एज अ डीएसपी में कर सकती हूँ, लेकिन दूसरे पोस्ट में जाते तो शायद वो चीजें नहीं कर पाती। पहली बात तो बिना कुछ किए ही लोगों पे इम्पैक्ट आ जाता है। आप जब फर्स्ट मेरे पास आ रही थी मैम, और जब आप आ रही थी और जब लोग भी आपको देख रहे थे, तो एक उनके उससे लग रहा था मैम को तो देखते ही एक अलग फील आ रहा है। मतलब वो एक जो है ना हमारे शो का भी नाम है ओजस्विनी टाइग्रेस, वैसा फर्स्ट फील था मैम। तो इट्स अ प्राउड फॉर अस कि बीइंग अ वुमेन। तो मैम ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि वो वेरी फोकस्ड कि मुझे यही बनना है, तो एम बहुत महत्वपूर्ण है। तभी ना वो तैयारी करने में ना मोटिवेट करता है। दूसरे का मोटिवेशनल स्पीच में सुनूंगी, कितने दिन मोटिवेट करेगा मेरे को, 1-2 दिन या फिर कुछ घंटे। लेकिन अगर मेरे को सेल्फ कोई रीजन है कि इस चीज के लिए मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, तो फिर वो मोटिवेशन को ना कोई कम नहीं कर सकता। फिर मेरा वही था। तो मैम बीइंग अ वुमेन, एक जैसा मैंने बताया आप एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड भी ले सकती थी, जो काफी एक इजी तो मैं नहीं कहूंगी, सब एक बड़े बड़े पद हैं तो वो तो महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन कंपैरेटिवली जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में एक महिला होने के नाते कौन कौन सी दिक्कतें हैं जो आपको देखने को मिली, वो हमारे दर्शकों के लिए। जी, जो लोगों को ना एक ऑफिस वर्क वाला चाहिए रहता है कि 10 to 5 वाले जॉब वाले रहते हैं जी, वो अगर मेरी जॉब को देखेंगे तो उनको लगता होगा कि बहुत सारी दिक्कतें हैं, बट मुझे एज अ डीएसए मुझे कोई दिक्कत ऐसे फील ही नहीं होता है। मतलब हमारा डिपार्टमेंट इतना अच्छा है, हमारे कलीग्स इतने अच्छे हैं, जूनियर और हमारे जो लोअर स्टाफ भी हैं जिनके साथ हम दिन रात, तो मैं अपने जो मेरे साथ एक ड्राइवर है और एक हमराही रहते हैं, उनके साथ मैं रहती हूँ ना, तो वो लोग हमें इतना कंफर्ट लग करके रखे रहते हैं ना कि हमें फील ही नहीं होता कि हम वुमेन है और हमें कोई दिक्कत हो रही है। हाँ, और जॉब का क्या ऐसा भी नहीं है कि हमारे जो सीनियर ऑफिसर होंगे वो बिना आपको कुछ देखे कोई भी ऐसा टास्क दे रहे हैं जिसमें आप अनकंफर्टेबल होकर आपको काम करना पड़े। दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि क्या काम ये कर सकती है और क्या इसको देना चाहिए। और सबको पता है कि आज की डेट में हम जैसे कुछ बोलेंगे ना तो पुलिस होता है, महिला या पुरुष नहीं होता है, पुलिस होता है। तो टास्क भी वैसे देते हैं कि टास्क वो नहीं देखते कि महिला है तो ही दे। हालांकि कुछ चीजें ऐसे है ना, कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें महिला है करके ही हमें मिलता है, जैसे किसी बच्ची के साथ कुछ हो गया, किसी महिला के साथ कुछ हो गया, तो उसमें बड़ा प्राउड फील होता है कि देखो हम लोग जो बाकी ऑफिसर्स कर सकते हैं उसको तो हम लोग को देते हैं वो टास्क, सारे लॉ एंड ऑर्डर वीआईपी ड्यूटी, पर जहां पे सेंसिटिव केसेस है वहां पे हमें प्रायोरिटी में रख के हमसे वो काम करवाया जाता है। तो दैट टाइम आई फील प्राउड कि मैं एक वुमेन पुलिस ऑफिसर हूँ। आई एम फीलिंग प्राउड टू टेक योर इंटरव्यू, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मैम, तो जैसे आपके पास ये महिलाओं के केस आते हैं और महिलाओं के लिए जैसा मैंने शो भी उसका टाइटल भी हमने वही रखा है, तो जब महिलाओं के आजकल आप केसेस देखती इतनी, हम कहेंगे महिलाएं हर जगह शोषित हैं देखा जाए तो। अगर जो केसेस आपके पास पहुंचते हैं वो तो मैं कहूंगी कि 5 to 10% ही पहुंचते हैं, लेकिन एक मैं कहूंगी कि अच्छे परिवारों से भी जो महिलाएं, जो पुलिस का एक सबसे मेरा ये अहम सवाल है कि जब एक महिला विक्टिम होती है तो अगर वो पुलिस थाने तक जाती है, चाहे वो छोटे स्तर पे या बड़े, सबसे पहले जो समाज है वो एक महिला को ब्लेम करता है कि ये तो पुलिस के पास गई है, या पुलिस की कोई गाड़ी आ जाए अगर उसके साथ कुछ अटैक हो रहा है, जैसे हम 181 पे कॉल करते हैं और अगर एक पुलिस आती है, तो वो जो समाज का रवैया है, ये परिवार का, वो बहुत नेगेटिव होता है। पुलिस के पास चली गई मतलब भले वो शोषित हो जाए, उसके साथ कुछ हो जाए, दैट इज ओके। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, कितना जरूरी है, क्या कहना चाहेंगे जो ये भ्रांति है लोगों के मन में कि सहना या आवाज उठाना? डेफिनेटली आवाज उठाना। और जैसे आप बोल रहे हैं कि महिलाएं सबसे ज्यादा शोषित हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ना महिलाओं के साथ अगर कुछ गलत होता है तो उस गलत के खिलाफ वो आवाज नहीं उठाती, इसलिए और ज्यादा गलत होता है। अगर उन्होंने आवाज उठाया तो फिर गलत होना वहीं बंद हो जाएगा। और सारी चीजें हमारे ऊपर ही रहता है कि हम चीजों को कैसे, किस वे पे ले रहे हैं। लोग क्या बोलेंगे तो हर किसी को उसका रहता है, अगर लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेंगे, ये सोचते रहे ना, तो मैं तो अपने घर से निकल के आज डीएसपी भी नहीं बन पाती।
बिल्कुल सही बोल रही है। क्योंकि जब मैं कॉलेज भी जाती थी तो अकेले जाओ, 20 किलोमीटर दूर मेरा कॉलेज था, तो आता है ना कि लड़की को छोड़ दियो, दिन भर कहाँ घूम रही है पता ही नहीं है। तो ऐसे थिंकिंग पेरेंट्स को भी सुनने को आता था, लेकिन उन्हें हम पे ट्रस्ट था कि ये जो कर रही है वो सही कर रही है। तो महिलाओं को ना खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर आप सही हो ना तो दुनिया क्या बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने में सही रहिए। आपके साथ अगर आपके फैमिली में से भी कोई गलत करता है, लाइक बहुत सारे में हस्बैंड औरतें हैं या फिर कहीं पे जैसे गर्ल्स रहते तो उनके जो पार्टनर जिनको बनाती हैं, कई बार उनको वहां से इशू होता है, कई बार शादी करूंगा बोल के कोई उनसे रिलेशन बनाता है बट शादी नहीं करता है, तो दैट टाइम उनको अपना स्टैंड खुद लेना चाहिए। क्योंकि जब चीजें हमारे पास जब आती है ना मैम, तो ऐसा नहीं कि तुरंत हुआ और तुरंत आ गया, ऐसा बहुत कम केसेस आते हैं जो तुरंत कोई क्राइम हुआ और वो हमारे पास आ गए। इसमें तो कई सारे आप देख लीजिए 498 के जो मामले आते हैं दहेज को लेकर, घरेलू हिंसा, ये सब को लेकर, वो सालों साल चलते आ रही रहती हैं, तब हमारे पास आती है। तो मेरे को ये लगता है कि जब स्टार्टिंग स्टेज रहता है वहीं पे अगर आप आवाज उठा दे तो मुझे लगता है कि आपका घर भी बच सकता है अच्छे से, और इतनी बात आगे तक पहुंचे बिना ही सारी चीजें अच्छी हो सकती हैं जी। इसलिए हम ना कोई भी क्राइम आता है ना, जैसे जनरली पति पत्नी वाले मामले तो उसमें काउंसलिंग रखवाते हैं। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है कि किसी का घर टूटने से बच जाए जी। तो कोई भी महिला भी जब अपने पति के खिलाफ लाते तो हम एक बार काउंसलिंग करवाते, शायद हमारे एक प्रयास से उनका घर बच जाए जी। और 2-3 काउंसलिंग होती है इसकी प्रॉपर्ली जी। मिनिमम 3 काउंसलिंग तो हम करते हैं। मैम कई बार होता है कि एक महिला आवाज उठाती है, कई बार होता है उसके परिवार वाले भी उसको बैकफुट कर देते हैं कि भाई तुम्हारे ये हस्बैंड है, होता है ये मैडम मैंने ये लाइव केसेस अच्छे परिवारों में देखे हैं। अब वो महिला जा रही है, एक बार जा रही है, हस्बैंड को भी 2-3 अटेम्प्ट के बाद में क्या लगता है क्या होगा पुलिस में, एक मैं जनरल चीज बोल रही हूँ, आई एम नॉट ब्लेइंग द डिपार्टमेंट। नो मैम, सेम टाइप के मेरे पास एक केस आया ना जिसमें एक्चुअली महिला ने जब कंप्लेन किया तो हमने काउंसलिंग रखा, तो उसने फिर से एक और मेरे को आया कि नहीं मैम जब से मैं पुलिस में हूँ तो वो मेरे को और धमका रहा है कि पुलिस में क्यों गए एक्चुअली। तो उस टाइम पे हमें फिर उसके खिलाफ में एक्शन लेना पड़ता है। और ये भी सुनने को मिलता है कि तुम गई थी ना पुलिस में, तुम गई थी ना कोर्ट में, क्या हुआ? सो वो जो फियर खत्म होता है, हम वो फियर खत्म ना हो इसलिए हम एक्शन भी तुरंत ले लेते हैं फिर जी। ये बहुत अच्छी जानकारी दी मैम, क्योंकि ये मैं कहूँगी आज के समय की एक आपका जैसे आपसे मैं बात करें तो मैं उन महिलाओं को कहना चाहूंगी कि हिम्मत तो आपको रखनी पड़ेगी, और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ऐसे लोग भी डिपार्टमेंट में हैं जो बिल्कुल आपके सपोर्ट के लिए खड़े हुए हैं। मैम जैसा कि आपसे तो पीएससी की महिलाओं के बहुत सारे विषय हैं, बातें तो चलती रहेंगी, बहुत अच्छी जानकारी रही आपके साथ उन पीएससी फाइटर्स के लिए। और फिर मैं अगला प्रश्न महिलाओं के लिए लूंगी, क्या कहना चाहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं, जैसा आपने बताया फोकस तो रहना है, इसके अलावा क्या ऐसा पॉइंट है उनके लिए आप बोलना चाहेंगी? और इसके बाद मुझे आप उन महिलाओं के लिए भी बताइए जैसे बीइंग अ पुलिस कि वो अपने लिए क्या करें जी। पीएससी एग्जाम वालों के लिए तो मैं बोलना चाहूंगी क्योंकि अभी प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे होंगे। ओके, स्मार्ट स्टडी कीजिए, टाइम कम है तो क्या चीजें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, कि क्या नहीं पढ़ना है उसको साइड कर दो, जो चीजें नहीं बनती है उसी में ही घंटों बिताने से अच्छा जो स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांगर करो, जो बिल्कुल नहीं बनता और जिसका एग्जाम में आता है क्वेश्चन, क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने पड़ते हैं, मिनिमम 3 to 5 years के देखने पड़ते हैं, तो उनको इस एवरेज लेवल पे ले आए। अगर आपके सारे सब्जेक्ट में एवरेज भी आपका है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किसी में सिर्फ एक में बहुत अच्छे और एक में पूरे डाउन तो फिर दिक्कत है। और एक और चीज मुझे लगता है जिनका जैसे कई बार एग्जाम एज निकल जाता है या अटेम्प्ट्स नहीं बचते, मैं बोलती हूँ ना नौकरी को ना, नौकरी जिंदगी जीने का एक जरिया है। ओके, नौकरी इज नॉट एवरीथिंग। आपके में अगर टैलेंट है ना तो बिना जॉब के भी आप बहुत अच्छी लाइफ सरवाइव कर सकते हैं। लवली। हाँ, तो कभी अगर ऐसे सिचुएशन आ जाए कि आपके पास और अटेम्प्ट ना बचे या फिर ऐसे लगता है कि मेरा तो पीएससी में नहीं हो पा रहा है, मैं कैसे करूं, मेरा वैसा है ही नहीं कि उसमें दूं, लेकिन घर वाले प्रेशर करें, तो आपको समझना है आपकी लाइफ है, अभी जो आप चूज करेंगे ना 5 साल 10 साल बाद, उसके बाद आपको कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। जो आज मैंने चूज किया यही लाइफ मुझे आगे जो बची हुई जिंदगी में इसी को करना है। Actually. तो बहुत अच्छे से सोच समझ के आप अपना फैसला लीजिए। जॉब इज नॉट एवरीथिंग, हमेशा याद रखिएगा कि जॉब सिर्फ एक जिंदगी जीने का जरिया है। ओके, और आपने कुछ और भी बोला था महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए मैडम जो घर पे बैठ जाती हैं कि नहीं बस चल रहा है तो हम सह लेंगे। मैम आजकल देखिए यूट्यूब में ना कितने सारे वीडियोस ऐसे देखने को मिलता है, मैं जनरली जैसे स्लाइड कर रहे रहते तो दिखता है कि एक
कुकिंग वाले, मतलब कुकिंग के वीडियोस कितने अच्छे पॉपुलर जाते हैं, और वायरल। घर बैठे खाना बनाने के वीडियोस अपलोड करके भी यस महीनों लाखों रुपए कमाते हैं। एक्चुअली हाँ। तो ऐसा नहीं है, बस आपके में और काबिलियत और एक खूबी हर इंसान में होती है। तो आपको अपनी खूबी पहचानना है। आप बस अपने लिए स्टैंड लीजिए। आपको डेफिनेटली आप जो भी स्टार्ट करिए, हम सोचते हैं ये करूंगे तो कैसा होगा। कई महिलाओं को सिलाई मशीन आता है, बट वो यूज नहीं करते, नहीं उसको नहीं अपना करते जी, हाँ। प्रोफेशन नहीं बनाते हैं। आप प्रोफेशन बनाए, हर चीज में आज के डेट में आप आगे बढ़ सकते हो। कोई भी, मतलब मैं तो देखती हूँ कि पूरा इतने सारे स्कोप अब हो गए हैं जब से सोशल मीडिया इतना हाइप हो गया है। कितने सारे यूट्यूबर्स बन गए हैं और जिनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है और हमसे भी ज्यादा कमाते हैं। तो आप बस स्टार्ट कीजिए, आपकी लाइफ चलने लगेगी। ओके ये जो आपने एक लाइन बोली, हमसे भी ज्यादा कमाते हैं, वो तो एक अलग हाँ। मैटर है। लेकिन आपको देख के जो प्राउड होता है ना, वो कमाने और वो सबसे थोड़ा सा अलग हो जाता नहीं, है। जैसे मैं ये या बोली कि जैसे हाँ जॉब में जो सैलरी वाली बात होती है कि हम्म कई मेरे फ्रेंड सर्कल वाले ना, जो मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, वो बोलते हैं कि तेरा तो अच्छा है, तेरा जॉब लग गया, तेरी मंथली सैलरी भी आती होगी, तो तेरा चल जाता होगा। पर मैंने को देखा है मैम, जो ओके बिजनेस है या फिर हाँ जो खुद से स्टार्टअप है ना, वो लोग बहुत अच्छे लेवल तक पे पहुंच ग्रो चुके कर हैं। रहे हैं, राइट हाँ, राइट। और वो अपना है, वो किसी के बोलने पे वो काम नहीं करेंगे, वो अपने पसंद से वो चीज कर रहे हैं। तो और अच्छा वो करेगा ना। ओके हाँ मैम आपने इसमें एक लाइन बहुत अच्छी बोली कि कुछ लोग जो निराश हो जाते हैं कि हमारा पीएससी नहीं हो रहा, हाँ, तो आप उनके लिए भी ये मैसेज दे रही हैं कि वो बिजनेस या कुछ और स्टार्टअप करके, श्योर, डेफिनेटली। या कुकिंग वीडियो जैसी मैम ने बात बोली वो हाँ, अपना हर किसी का अपना टैलेंट होता है, एक्चुअली तो आप हाँ। अपने टैलेंट को दिखाओ, दुनिया देखने के लिए रेडी है। ओके मैम बहुत अच्छी बातचीत रही आपके साथ, और इतना टॉपिक है और इतना लाइव लगा आपके हाँ। साथ। और दर्शकों को एक और खास बात बता दूं कि मैडम अंडर 30 हैं अभी भी, और मैडम आई होप यू आर अनमैरिड स्टिल, राइट? यस। ओके तो मैं ये नहीं कहूंगी कि शी इज हैप्पी बिकॉज शी इज अनमैरिड नाउ, बाकी लेकिन बैचलर लाइफ का अपना मजा। एक्चुअली यस मैम। बट कितना आपको कैसा फील होता है मैम कि इतनी यंग एज में, अभी आप मैरिड भी नहीं है, सोचिए 90% प्रॉब्लम्स तो तब स्टार्ट होती हैं जब आप करियर के बीच में पहुंची होती हैं, शादी हो जाती है, ना यू हैव टू हैंडल द बेबी आल्सो, पता अनदर नहीं, अभी अभी उसमें रिस्पांसिबिलिटी। आए नहीं है ना, इसलिए मेरे को ओके आइडिया नहीं है। ओके बाकी अभी अच्छा लगता है घर, ऐसा भी नहीं कि हम एकदम फ्री हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमारे फैमिली है, पेरेंट्स हैं, भाई बहन है और दीदी के बच्चे हैं, सबको हमें देखना पड़ता है। ओके हाँ, हर एज की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, हर एज की। तो आप तो मैडम अच्छा जैसे लगता यूट्यूब की बात कर रही थी, आप खुद एक यूट्यूबर, मैं कहूंगी आप एक यूथ आइकन है। है। और आप हाँ। बिलीव नहीं करेंगी, हम ओजस्विनी में हमने जितने इंटरव्यूज लिए, द वन क्वेश्चन वाज कि ललिता मेहर मैम का नहीं लिया क्या? तो आपकी फैन फॉलोइंग एक अलग लेवल की है। तो ये लोगों का प्यार है मैम। ओके कि वो, उन्हें मेरी चीजें अच्छी लगती हैं, हम्म दे सपोर्ट मी। नहीं तो फिर इंसान अकेला कुछ नहीं कर सकता है, लोगों का ओके साथ रहता है उनका। अब मैं कुछ भी ऐसे स्टार्ट करती हूँ ना, तो लोगों का मेरे को फीडबैक्स जो आते हैं, इतने पॉजिटिव फीडबैक आते हैं। इवन कई लोगों के ऐसे रहते हैं कि मैम आपको देखने के कारण ही हम सीजीपीएससी दे रहे हैं, ऐसे कमेंट्स जब पढ़ने को मिलते हैं। यहाँ पे किसी का सिलेक्शन हो जाता है, आपके वीडियोस देखिए, आपके गाइडेंस से मेरा सिलेक्शन हुआ, ये जब पढ़ने को मिलता है ना, तो लगता है जीवन ही सार्थक हो गया। मैं निश्चित रूप से बोल सकती हूँ, अभी तो खैर मेरी एज बची, मैं पीएससी दे सकती हूँ, लेकिन आपसे मिलकर मुझे पहली बार ऐसा क्लिक किया कि आई शुड गिव अ ट्राई, जो भी साल बचे हुए हैं। डेफिनेटली यस मैम, यस सो डेफिनेटली। पॉजिटिव। और आप इतनी यंग एज में आपने इतनी मैच्योरिटी से हमारे साथ बातें की, बहुत मजा आया मैम आपके साथ बात करके, बहुत एनर्जी बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिली मुझे भी, एंड मैं उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों को भी मिलेगी। मैं जाते जाते आपके फैंस के लिए एक ओज से भरा एक संदेश। जिंदगी एक ही बार मिलती है, और हम हमारी जिंदगी को कैसे उसको बिताना चाहते हैं वो हमारे हाथ में है। और एक गलत डिसीजन ना पूरी जिंदगी को बर्बाद भी कर देती है। तो लाइफ में जब भी कोई डिसीजन मेकिंग वाला टर्निंग पॉइंट आए, बहुत सोच समझ के आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि उसके बाद जो भी होगा, आपको फिर पछताने का भी टाइम नहीं मिलता है। तो इसको कैसे ब्यूटीफुल बनाएं और कैसे खुश रहें। जॉब हो या बिजनेस हो या घर हो, घर में रहना भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप घर के बच्चों को उनका भविष्य बनाने के लिए अपना 100% देते हो। तो जो भी आप करें, खुश रहिए। एक ही जिंदगी है, खुशी खुशी बिताना है। और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू। Okay, it was lovely talking to you, ma'am. And for our fans, एक क्यूरियोसिटी है, what are your future marriage plans? कब हम देखेंगे मैम की गुड न्यूज? एक्चुअली
इट्स अंडर प्रोसेस। घर वाले देख रहे हैं। ओके। आपके लिए तो एक Parents भी चाहेंगे। एलिजिबल बैचलर ढूंढना भी कितना मुश्किल होगा घर वालों के लिए, क्योंकि यू आर हैविंग सच अ ग्रेड एंड एवरीथिंग। मैम, इट वाज रियली रियली प्राउड मोमेंट फॉर अस कि यू आर इन आवर शो, एंड इट वाज लवली एंड अ वंडरफुल टॉक विथ यू। आप हमारे कार्यक्रम में आई, इतनी अच्छी बातचीत रही हमारी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नमस्कार सो मैम, मच थैंक यू मैम, सो मेरे मच। को भी बहुत अच्छा लगा और आपके ऑडियंस से मिलके भी अच्छा लगा। और आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, हम पढ़ेंगे कि आप लोग के क्या रिस्पॉन्स है। थैंक ओके यू। ओके। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, ये थी ललिता मेहर मैडम, और बहुत अच्छी बातचीत रही इनकी। अगर आपको भी लगता है कि आप में भी है कुछ ऐसी बात, तो आप हमारे ईमेल आईडी जो फ्लैश हो रहे हैं उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हो सकते हैं हमारी अगली ओजस्विनी। आने वाले अंकों में ऐसी ही प्रेरणा स्रोत कहानियों के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।